रात आई। यह अक्टूबर का महीना था, खुले मौसम का। पर रात ठंड का एक कंपन सा लेकर आई। कंपन शायद मौसम का नहीं था, मुक्ता के मन का भय था। पर वह गर्दन की नसों तक फैल रहा था। बाहर एक गर्माहट की ओर सुख की अनुभूति थी। कमरे के दरवाज़ों और खिड़कियों पर वेलवेट के पर्दे थे, जिसका रंग दीवारों के रंग के समान गंभीर था। इतना कि उनका अस्तित्व भी दीवारों का हिस्सा प्रतीत होता था। और फर्श पर कोई दो बालिश्त ऊंचा और चौकोर पलंग था, जो फर्श का ही एक उभरा हुआ अंग लगता था। रोशनी सिर्फ एक गोल लैंप की थी, जो मोटे और सुलगते हुए कोयले की शक्ल में थी, सुर्ख लाल। और कमरे में और कोई चीज़ नहीं थी। दिलीप राय की माँ जब मुक्ता को अकेले इस कमरे में छोड़कर चली गई, मुक्ता ने दहकते हुए कमरे की गर्माहट को अपने अंगों में महसूस किया। पर ठंड का जो कंपन सा उसकी गर्दन की नसों में उतर रहा था, वह भी उसी तरह उसके अंगों में फैलता रहा। देखा, कमरे में एक पलंग के सिवाय बैठने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। मुक्ता खड़ी रही। ख्याल आया, हर लड़की ब्याह की पहली रात जिस कमरे में दाखिल होती है, कभी उस कमरे का मालिक उसके स्वागत के लिए वहां नहीं होता। और हर लड़की एक अजनबी कमरे में एक दखलंदाजी की तरह पांव रखती है। और मुक्ता हैरान हुई। यह रिवाज है, पर शायद इस पर कभी किसी ने नहीं सोचा, इसलिए इसे कभी नहीं बदला। कमरे की जलते हुए कोयले जैसी लाल रोशनी कमरे में फैली हुई नहीं थी। वह पलंग के एक और कोयले के ढेर की तरह फर्श पर पड़ी हुई थी। इसलिए मुक्ता कुछ देर तक कमरे के एक कोने में बनी पत्थर की उस छोटी सी रौंस को नहीं देख सकी, जिस पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी। पर उसकी आंखें जब कमरे के अंधेरे से और एक जगह पर गुच्छा होकर पड़ी हुई रोशनी से परिचित हुई, तो उसने किसी किताब की तलाश में इधर उधर देखा। अपने आप उस बिस्तर पर बैठना बहुत अजीब लगा, जो अभी तक उसका नहीं था और आज तक किसी और का था। सोचा, कमरे में पड़ी हुई कोई किताब मिल जाए तो वह फर्श पर रोशनी के पास बैठकर किताब पढ़कर इंतज़ार का समय बिता लेगी। वही कुछ स्वाभाविक हो सकता था। इस तरह कमरे में खड़े रहना उसके लिए स्वाभाविक नहीं हो रहा था। इसलिए किसी किताब को ढूंढते ढूंढते जब वह कमरे को गौर से देखने लगी, एक कोने में बनी हुई पत्थर की उस छोटी सी रौंस को देखा, जिस पर एक तस्वीर पड़ी हुई थी। पास गई, देखा तस्वीर बच्चे की थी और उसकी माँ की। कमरा नहीं, कमरे में अपना आप बिल्कुल अजनबी लगने लगा। बाहर हवा शायद तेज हो गई थी। कमरे की खिड़कियां बंद थी, पर दीवारों के साथ लगाकर कुछ तेज तेज सांस लेती लग रही थी। दरवाजे के पर्दे ने भी एक गहरी सांस ली और पैरों तक हिल गया। मुक्ता ने देखा, दिलीप राय कमरे में आए हैं। शायद मुक्ता दिन में देखी हुई मुक्ता से भी इस समय अधिक सुंदर लग रही थी। दिलीप राय उसकी ओर देखते रह गए, फिर संभले, धीरे से मुस्कुराए और पास आकर कहने लगे, इसी तरह खड़ी रही, थक नहीं गई? बिजली के कोयले में से एक छोटी सी चिंगारी उठी। मुक्ता ने कहना चाहा, कमरे ने बैठने के लिए कहा ही नहीं, पर वह कह ना सकी। बिजली के कोयले एक साथ जलते रहे और मुक्ता भी। दिलीप राय ने बैठने के लिए पलंग के पास आकर मुक्ता के कंधों पर अपनी बाह रखी और पलंग की पट्टी के पास आकर रुक गई। मुक्ता से कहा, मेरी पसंद पर रश्क आया है या नहीं? मुक्ता के होंठ जरा से मुस्कुराए। दिलीप राय का प्रश्न सीधा था, उनके मन से जुड़ा हुआ, पर मुक्ता को लगा जैसे वह क्या खोया और क्या पाया का कुछ हिसाब सा लगा रहे हैं। मुंह से निकला, बहुत उदास हो? ये मुक्ता के पहले शब्द थे जो दिलीप राय के सामने मुंह से निकले। वह कुछ चौंक से गए। उदास? मुक्ता ने कमरे के उस कोने की ओर देखा जहां बच्चे की और उसकी माँ की तस्वीर थी। पलंग की पट्टी के पास खड़े
दिलीप राय की इस समय उधर पीठ थी। उन्होंने मुक्ता की दृष्टि की दिशा में गर्दन मोड़ कर देखा, फिर चुप हो गए। शायद सोच नहीं सके थे कि आज रात की पहली बात अतीत से जुड़ी हुई होगी। मुक्ता के भीतर से शीत का एक कंपन उठकर उसकी उंगलियों के पोरों तक फैल गया और उसका हाथ जो ठंडा हो गया था, एक विवशता की सी दशा में दिलीप राय के पहलू से छू गया, शायद किसी गर्माहट की खोज करता हुआ। दिलीप राय ने मुक्ता को पूरी बाह में लेकर अपने से सटा लिया। आंखें बंद सी हो गई थी मुक्ता की भी। मुक्ता को लगा जैसे वे दोनों मौत की ठंड से बचने के यत्न में जिंदा मांस की गर्माहट खोज रहे हों। बिजली के कोयले की शक्ल में बनी हुई हांडियों के स्विच पलंग की पट्टी पर इस तरह लगे हुए थे कि जितने कोयले चाहे बुझाए जा सकते थे। दिलीप राय ने कुछ स्विच दबाकर केवल एक कोयला जलता रहने दिया, बाकी बुझा दिए। सचमुच एक ऐसी ठंड थी जो दोनों के अस्तित्व को किसी जगह अपने में लपेट रही थी और जिसे केवल एक दूसरे की आग का सेक चाहिए था। रात ऐसी बीती कि मांस के ठंडे हाथ सारी रात मांस की कांगड़ी सेकते रहे। रात का अंतिम पहर आया। रात की गर्माहट से भरा हुआ और बिस्तर की सफ़ेद चादर पर दो शरीर जल जलकर बुझे हुए से राख के गर्म ढेरों की तरह पड़े हुए थे। सवेरे का उजाला शायद होता है। मुक्ता की आंख खुली तो पलंग के दो सिरे एक सिरे से बहुत दूर लगे, इतने कि उसने घबराकर बाह फैलाई दिलीप राय की बाह थामने के लिए, पलंग के दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए, पर देखा दोनों के बीच एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर से बाह नहीं ले जा सकती।